बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स का आपके हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में शामिल है और 4 मार्क्स का खेल एवं शिक्षा और उससे संबंधित और बहुत सारी बातें हैं, योगा, मूल शिक्षा अधिनियम। तो कुल मिला के 10 + 4 14 मार्क्स की हम तैयारी इस सीरीज में करने वाले हैं। तो ये 1000 MCQ सीरीज आपके रिक्वेस्ट पर हम चालू कर रहे हैं और ये पार्ट 1, 2, 3, 4 करके एग्जाम से पहले हम कुल 1000 क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कोई क्षेत्र नहीं छूटेगा जिसको हम टच नहीं करे रहेंगे। हर एक पॉइंट कवर हो जाएगा। क्वेश्चन के चलते चलते मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन में आंसर टिक मार के आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा कंसेप्ट बताऊंगा जहां पे जरूरी होगा। ठीक, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करेंगे और कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर देंगे, उसी से हमको मालूम चलता है। क्लियर? और ध्यान रखना, बच्चे मुझे कमेंट करके पूछे सर ये भी पढ़ना पड़ेगा, सर ये भी पढ़ना पड़ेगा, सर यूट्यूब के वीडियो क्रैश कोर्स वाला भी देख लो क्या, और कोर्स वाला भी। अरे कम पढ़ने के लिए कौन बोला है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ना, सटीक पढ़िए और ज़्यादा पढ़िए, सफल होना है तो। ध्यान रखना, सीखना जिसका शौक बन जाए, सीखना जिसका शौक बन जाए और पढ़ाई जिसका जुनून बन जाए, फिर उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन नहीं, आप पढ़ाई को बोझ मानते हो, तो जिस दिन इसको जुनून बना लोगे ना, उस दिन हर ताले की चाबी आपको मिल जाएगी। तो कभी भी पढ़ने से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स मिक्स रहेंगे बीच से। अभी इस सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके रिएक्शन के हिसाब से हम तेजी से इसको लेकर आएंगे। अगर आप इसका डिमांड करेंगे तो हम इसको तेजी से सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डैश एंड एनवायरमेंट। बुद्धिमत्ता डैश और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बुद्धि होती क्या है। तो बुद्धि वो क्षमता है। बुद्धि क्या है? क्षमता है। क्या चीज की क्षमता? सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, समस्या के समाधान करने की क्षमता, पर्यावरण में समायोजन करने की क्षमता। ये सारी क्षमताओं का समूह क्या है? इंटेलिजेंस है। क्लियर? यही क्या है? इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है। अब हम जब थ्योरी वाला पोर्शन पढ़े थे तो देखे थे कि बुद्धि को प्रभाव करने वाले कारक कौन कौन से? तो बहुत सारे कारक थे। उसमें 2 कारक हैं, हेरिडिटी अनुवांशिकता और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण और अनुवांशिकता, ये दोनों बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं इंटेलिजेंस पर। ठीक, तो इसका आंसर है पर्यावरण और हेरिडिटी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इसको भरना है। इसी को ही नेचर और नर्चर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचर और नर्चर। नेचर और नर्चर मतलब प्रकृति और पोषण। प्रकृति और पोषण, इस बात को आप याद रखेंगे। अगर ये 2 पॉइंट ना देकर ये देता है तो अभी आप उसको टिक मारेंगे। क्लियर? बुद्धिमत्ता का प्रभाव इससे पड़ता है। आप अपने आसपास के इर्द गिर्द 5-6 लोगों का एवरेज ही हैं। आपकी सोच कैसी है तो आप आसपास के 5-6 लोगों का एवरेज निकाल लें। आसपास के 5-6 जितने सफल लोग हैं ना, उनका एवरेज निकालोगे तो आपकी सफलता मापी जा सकती है। ये भी सफलता का मापन है। जैसे IQ का टेस्ट था वैसे ये भी है। ठीक है, तो अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखिए, इंटेलिजेंट लोगों को रखिए। इंटेलिजेंस इज अ, बुद्धि क्या है? तो ध्यान रखना, बुद्धि केवल एक योग्यता नहीं है कि मैं अच्छे से लकड़ी काट ले रहा हूं तो मैं बुद्धिमान हो गया, मैं अच्छे से खाना बना ले रहा हूं तो बुद्धिमान हो गया। ऐसा नहीं, बुद्धि एक योग्यता नहीं है बल्कि योग्यताओं का समूह है। बहुत बार पूछे जाने वाला पॉइंट है, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, योग्यताओं का समूह। बुद्धि क्या है? योग्यताओं का समूह है, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। तो याद रखना, क्षमताओं का समूह है जो किसी व्यक्ति को सीखने की अनुमति देता है। 2 का A। आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाला बताइए, क्योंकि ये PDF थोड़ा सा लेंदी जरूर जाता है हिंदी इंग्लिश करने के चक्कर में। अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो क्या हम हिंदी में भी ला सकते हैं, और अगर यही दोनों चलेगा तो हम दोनों लेके चलेंगे। आपको PDF कहाँ मिलेगा इसका जवाब मैं दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल में हमारे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में योगेंद्र साहब ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें PDF आपको मिल जाएंगे। आंसर सॉल्यूशन तो यहीं से देखना पड़ा आपको PDF, बट वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। रिया एक पुरानी कार खरीदना चाहती है। रिया नहीं चाहती कि उसका फायदा उठाया जाए, इसलिए वह कीमतों की तुलना करती है। इस वजह से उसे उस व्यक्ति से जिसने एक दिन पहले इसी तरह की कार खरीदी थी, उससे कम कीमत में कार मिल जाती है। इससे पता चलता है कि रिया के पास किस प्रकार की बुद्धि है, संज्ञानात्मक, व्यवहारिक, प्रायोगिक और विश्लेषणात्मक बुद्धि। देखो
3 प्रकार के बुद्धि पर हमने बात किया है जब हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देखे थे। तो एक था कंक्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि, एक था एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में अमूर्त बुद्धि आता है, और एक था सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। अब इसमें ध्यान रखना, जो कंक्रीट इंटेलिजेंस है, मूर्त बुद्धि, उस बुद्धि का डेफिनेशन हम कैसे देखते हैं? जो व्यक्ति कर करके सीख जाए, आसपास के एनवायरमेंट को देख के सीख जाए। अगर मैं मान के चलो डोसा बनाने वाले व्यक्ति के पास काम कर रहा हूं, कुछ दिन ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा, मैं खुद डोसा बनाने सीख जाऊंगा। मैं मान के चलो किसी बिजनेसमैन के यहाँ काम कर रहा हूं, वो बिजनेस वाला फील्ड सीख जाऊंगा। मैं फोटोग्राफर के पास जा रहा हूं, उसके पीछे पीछे कैमरा लेके घूम रहा हूं सॉरी तो मैं भी शूटिंग सीख जाऊंगा। दरवाजा लगाओ, कितने बार बोलता हूँ, बार बार, हर बार, हर क्लास में बोलना पड़ता है आपको, ठीक है। तो जिस फील्ड में आप काम करेंगे ना, वहां इंटेलिजेंस सीख जाएंगे, तो वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ही एक कंक्रीट इंटेलिजेंस का एक डायमेंशन है। समझ आ रही बात? तो रिया मैडम क्या की, रिया मैडम को किसी ने सेकंड हैंड कार का रेट बताया। अब आपको मालूम है, दुनियादारी की समझ अगर आपको होगी तो भैया कभी भी एक जगह से रेट नहीं पता करना है, 3-4 अलग जगह से पता करना है, कंपेयर करना है। उसमें होता क्या है कि आपको कम दाम में मिल जाएगा। जब आप बताएंगे ना मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, तो ऑटोमेटिक रेट कम कर देते हैं। तो रिया के पास कैसे है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से प्रायोगिक बुद्धि है, ठीक है। चलो, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डन इन डैश। तो देखो यहाँ पे मैं इंटेलिजेंस टेस्ट के थोड़ा सा इतिहास पर चर्चा करता हूँ। 3 ईयर आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1905, 1912 और 1916। एक बिने नाम के व्यक्ति थे, बिने, और एक और उसके संयोगी थे, साइमन, उसका चेला था साइमन। तो बिने ने देखा कि यार मैं 40 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, लेकिन 40 बच्चों में एक जैसी समझ नहीं है, एक जैसे याद नहीं कर पाते। कुछ तो ऐसा फैक्टर है जो इनके सीखने में अंतर ला रहा है। इसीलिए उसने 30 क्वेश्चन का एक सेट बनाया बच्चों की बुद्धि को जज करने के लिए। तो पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया? बिने ने किया। इसीलिए बिने को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोला जाता है, बुद्धि परीक्षण के पिता के नाम से जाने जाते हैं। किसको? बिने को। और यहीं पे उन्होंने कंसेप्ट दिया मेंटल एज का। इस बात को याद रखना, मेंटल एज का कंसेप्ट दिया, मानसिक आयु का। मानसिक आयु की अवधारणा प्रस्तुत की किसने? बिने ने। और ये टेस्ट कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना, फ्रांस में हुआ था। कहाँ? फ्रांस में हुआ था। तो आप फ्रांस 1905 ये टिक मारेंगे। तो मेंटल एज का कंसेप्ट कौन दिया? बिने। 1912 में एक आए व्यक्ति विलियम स्टर्न नाम के, स्टर्न, इन्होंने इसी का रेशियो बना दिया। अरे मेंटल एज से क्या लेना देना? बोले तुलना करने के लिए कोई चीज अच्छी होनी चाहिए। मैं बोलूं मैं तेज भागता हूं, अरे किससे तेज भागते हो? 50 किलोमीटर भागते हो, 60, अरे उससे अच्छा तो गाड़ी भाग लेता है, चीता ज्यादा भाग लेता है। तो कंपैरिजन का कोई आधार रहना चाहिए। तो स्टर्न बाबू ने क्या किया? इन्होंने एक रेशियो दे दिया, कंसेप्ट बताया, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या कालक्रमिक आयु, रेशियो दिया। तो ध्यान रखना, आईक्यू का कंसेप्ट सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत किया था। आईक्यू का कंसेप्ट बोल रहा हूं, आईक्यू की अवधारणा। लेकिन आईक्यू का फॉर्मूला देने वाले व्यक्ति कौन है? टर्मन है। टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने रिसर्च कंडक्ट कराया 1916 में। नाम बिने का है लेकिन व्यक्ति ये थे, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, इसलिए इसका नाम रख गया। और इनके टेस्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिए थे। इन्होंने फॉर्मूला दिया, कुछ नहीं किया, MA अपॉन CA इंटू 100, बस यही को चेक दिया और फॉर्मूला देने वाले बन गए 1916 में। ठीक, तो ये तीनों बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए। ये पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा भी जिक्र नहीं करेंगे। कथन कारण वाले क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम बात करते हैं। देखो, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजा राम मोहन राय, श्री रविशंकर, ये सबों के पास अच्छी अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। तर्क क्या दे रहे हैं? अतः व्यक्ति बुद्धि स्वयं को समझने और स्वयं को विचारों, भावनाओं, संवेगों, उद्देश्यों, अंत व्यक्ति बुद्धि बोल रहे हैं। अंत व्यक्तित्व बुद्धि, खुद को जानना, खुद को समझना, खुद के व्यवहार को समझना, ये सब के बारे में बात कर रहा है। देखो, जब आप बहुत सारे इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ेंगे ना, अलग अलग रिसर्चर ने अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं। अभी हम थ्योरीज पर बात कर चुके हैं, यहाँ आने वाले समय में क्वेश्चंस रहेगा तो सारे थ्योरी पे बात करेंगे। मैं अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अलग अलग सिद्धांत क्या क्या। जैसे एक सिंगल फैक्टर थ्योरी दिया बिने, टर्मन, साइमन, स्टर्न,
इन सब का एक कारक सिद्धांत था बुद्धि के ऊपर। उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो बुद्धिमान है सब तरफ से। फिर एक स्पीयरमैन है, चार्ल्स स्पीयरमैन, उन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया, 2 फैक्टर थ्योरी। वो बोले नहीं, इंसान एक काम सब तरीके से कर लेता है, जैसे मैं भी थोड़ा बहुत खाना बना लूंगा, मैं भी गाड़ी चला लूंगा, मैं भी लड़ाई झगड़ा कर लूंगा, मैं भी तैर लूंगा, लेकिन तैरने से वो तो मेरा सामान्य काम हो गया। स्पेशल फैक्टर तैराकी जैसे, फिलिप्स जैसा मैं नहीं तैर सकता, मोहम्मद अली जैसे बॉक्सिंग नहीं कर सकता, ठीक, बगाडू जैसे F1 गाड़ी नहीं चला सकता मैं, खाना बनाना शेफ कोई अच्छा है वैसे शेफ खाना नहीं बना सकता। तो वो जी फैक्टर एस फैक्टर को लेके आए चार्ल्स स्पीयरमैन। फिर एक थॉर्नडाइक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया, मल्टी फैक्टर थ्योरी। बोले एक कारक दो कारक नहीं है, बहुत सारे कारक हैं, तो थोड़ा बहुत से रखना, थोड़ा से थॉर्नडाइक, बहुत से बहुकारक। और एक और व्यक्ति थे गार्डनर, गार्डनर ने मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी बताया। क्या बताया? मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर ने मल्टी इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, बहुकारक नहीं, बहुबुद्धि, मल्टी इंटेलिजेंस। उसमें टोटल 8 बुद्धि बताया, 8 में से मैं 2 बुद्धि आपको बता रहा हूं। एक था इंटरपर्सनल, और एक था इंट्रा। एक अंतर व्यक्तित्व था, ये जो ऊपर बात कर रहे हैं ना, अंतर व्यक्तित्व, और ये अंतर व्यक्ति दोनों अलग अलग है। इंटरपर्सनल बुद्धि में क्या होता है? वो लोग शामिल होते हैं जो दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, दूसरे की स्थिति को समझते हैं। महात्मा गांधी ही भाषण देने आ रहे हैं तो क्यों लोग शामिल हो रहे हैं उनकी सभाओं में, दूसरे के में क्यों नहीं शामिल होते? सुभाष चंद्र बोस जब भाषण देते थे तो क्यों लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते थे, बाकी लोगों के लिए क्यों जान देने के लिए तैयार नहीं? आजाद हिंद फौज जिनको संगठित किया वो तो सुभाष चंद्र बोस की जान लेने पे उतारू थे, क्योंकि तो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे ना पहले जो ब्रिटिशर्स की तरफ से थे ना, उन्हीं से ही अपनी फौज में उनको शामिल कर लिए। कैसे? बस बोले आधे लोग उनको सलाह दे रहे थे कि भैया आप अकेले मत जाइए, आपकी जान को खतरा हो जाएगा। बोले नहीं, उसका टेंशन तुम मत लो। गए, बोले मारना चाहते हो मेरे को मार देना, बोले लेकिन आधे घंटे का समय दो, आधा घंटे बाद मार देना, मैं मरने के लिए आया हूं। आधे घंटे में सब पार्टी चेंज कर लिए, क्योंकि इनमें इंटरपर्सनल स्किल था, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस था, मतलब जो दूसरे की भावनाओं को समझे, दूसरे से इजिली कम्युनिकेट कर पाए। तो सर इंट्रापर्सनल स्किल क्या है? इंट्रापर्सनल मतलब जो खुद को समझे। जैसे गौतम बुद्ध, उन्होंने दूसरे को, दुनिया को नहीं समझा, उन्होंने खुद को समझा कि मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे दुख का समाधान क्या है। तो जब मेरे दुख का कारण मालूम चल गया तो सबके दुख का कारण मालूम चल गया, सबके दुख का समाधान मालूम चल गया। क्लियर? तो इंटरपर्सनल स्किल में राजनेता लोग शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनमें दूसरों को समझने की, दूसरे से कैसे वोट बैंक लेना है, कैसे वोट पाना है, उनको मालूम होता है, ठीक। और इंट्रापर्सनल में इसमें कवि भी आ जाएंगे। कवि कैसे आ जाएगा? हम हमारे अंदर जो चल रहा था उसको व्यक्त कर पाते कि नहीं व्यक्त कर पाते, लेकिन कवि शायर लोग अपने अंदर जो फीलिंग रहता है उसको व्यक्त कर देते हैं। क्यों? खुद को समझ रहे, खुद की फीलिंग को समझ रहे कि हो क्या रहा है, उसको शब्दों का रूप दे देते हैं, विचारों को शब्दों का रूप दे दिए समझ आई बात? तो ये मदर टेरेसा, महात्मा गांधी में इंटरपर्सनल तो था, अंतर व्यक्तित्व था, लेकिन नीचे वाला अंतर व्यक्ति है। देखिए दोनों आपस में सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक। तो दोनों सही जरूर है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते, दोनों अलग अलग पॉइंट है ना, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। क्लियर? चलो, ए चाइल्ड विथ इंटेलिजेंस क्वेश्चन 85 विल बी क्लासिफाइड एज। अब देखो बहुत सारे इसके वर्गीकरण है, थ्योरी वाले पार्ट में बताया हूं। मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा 85 अगर आईक्यू लेवल है तो, ठीक है। बिलो एवरेज रहता तो अपन ले भी लेते, अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमको मंद चुनना पड़ेगा। अब देखो, हवाई जहाज से यात्रा करते समय अंशु ने नदी के किनारे स्थित एक सुंदर नगर को देखा। घर आने के बाद उसने अपने मन की आंखों से विश्व की कल्पना करके नदी के किनारे एक नए शहर की प्रतिकृति तैयार की। उसने अपनी धारणा के आधार पर परिवेश को संशोधित किया और अपने दृश्य अनुभव पहलुओं को पुनः बताया। उनकी मां ने ध्यान दिया कि विभिन्न दृष्टिकोणों से चीजों की कल्पना करता है। अंशु हमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उदाहरण प्रस्तुत करता है? देखो, जो मैंने मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी बताई ना गार्डनर के मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी में, अभी मैं एक तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल की बात किया, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और ये 5 हो गए। 3 में एक म्यूजिकल आ जाता है, म्यूजिकल वाला एक और आ जाएगा। उसके बाद आपका मैथमेटिकल आ जाएगा, लॉजिकल मैथमेटिकल। प्रकृति वाला तो कवर हुई है ना, नेचुरलिस्टिक। भाषागत बुद्धि है ना, लिंग्विस्टिक बोलते हैं, भाषागत। तो ये टोटल
गार्डनर के 8 कारक बता दिए मैंने, 8 फैक्टर बता दिए। अब सभी को एक्सप्लेन करता हूं तो समझ आएगा। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल तो एक्सप्लेन कर दिया। म्यूजिकल क्या है? जैसे देखो, कोई पढ़ाई में होशियार है वही बस इंटेलिजेंट नहीं है, जो नई धुन तैयार कर पा रहा है, नए लिरिक्स तैयार कर पा रहा है, नए अच्छे तरीके से गा पा रहा है, वो भी इंटेलिजेंट है, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाता है। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, रामानुजन इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, मैथ्स के अलावा कुछ नहीं बनता था उनसे, बाकी सब जगह फेल हो जाते थे, लेकिन मैथ्स जब चौथी पांचवी में थे तो 11वीं 12वीं का गणित बना रहे हो। ठीक, तो मैथमेटिक्स में जो अच्छा है वो भी होशियार है। लिंग्विस्टिक जिनका भाषा पे पकड़ है, संबित पात्रा, शुभांशु त्रिवेदी, कितना भाषा पे पकड़ है, गलत को सही ठहरा दे। वो बीजेपी अच्छा करे गलत करे उससे कोई लड़ा नहीं उसको, लेकिन ऐसा तर्क प्रस्तुत करेंगे कि वो सही लगेगा। कवि शायर, बोले सर कवि शायर तो इंट्रा पर्सनल में ले रहे थे, हाँ इसमें भी शामिल है। क्यों? भाषा का पकड़ है, भाषा पर पकड़ है उनका। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है कवि शायर में, जिनमें भाषा का अच्छा पढ़े, अच्छे वक्ता में। बॉडीली काइनेस्थेटिक की बात कर रहा हूं, इनमें वो लोग शामिल होते हैं जिनको अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल है, बॉडी को अच्छे समझ चुके हैं, उस पर प्रैक्टिस कर चुके हैं। डांसर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस रखता है। स्पोर्ट्स पर्सन भी इंटेलिजेंस रखता है। रोनाल्डो, विराट कोहली, धोनी, ये सब पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं, मतलब बोधा है उन लोग नहीं, उनमें भी इंटेलिजेंस सही वाला पार्ट है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, अरे हमको खेती किसानी करने देते, कर लेंगे क्या? नहीं। तो भैया जो किसान हैं, जो नेचर को समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं, जीव विज्ञानी हैं, वो सब ये बुद्धि लेकर बैठे हुए रहते हैं। बोले सर लास्ट स्पेशल वाले पे बात नहीं की है, इसीलिए नहीं बात किया, इसका आंसर यही है। स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि, ये क्या होता है? उन चीजों की कल्पना करना जो वास्तविकता में मौजूद नहीं है। जैसे एक पेंटर ये इंटेलिजेंस रख सकता है, क्यों? पेंटिंग करने से पहले वो कल्पना करता है, जो चीज मौजूद नहीं है उसको पेंटिंग करके बना देगा। एक आर्किटेक्ट ये बुद्धि रखता है, ताजमहल जिसने बनाया उसके पास भी ये इंटेलिजेंस होगी, क्योंकि ताजमहल जैसी आकृति पहले तो बनी नहीं थी कि कॉपी पेस्ट मार दे, उसने पहले सोचा होगा। तो ऐसे इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि है, तो जो भी कल्पना कर सकता है ना उसके पास कैसी बुद्धि? स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक, चलो। किसने कहा कि बुद्धि में बहुकारक होते हैं? मल्टीफैक्टरल है, थर्स्टन। थोड़ा बहुत करके याद रखना, थोड़ा बहुत करके याद रखेंगे आप, है ना। चलो 8वां का ऑप्शन ए है। आईक्यू टेस्ट, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षणों के प्रयोग वैध हैं, क्योंकि वो बुद्धि की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखो सटीक जैसा तो कुछ नहीं है, पहली बात बता रहा हूं, सटीक जैसा कुछ नहीं है। अरे आईक्यू एक आधार हो सकता है। आप 99% लेके आ रहे हो 12वीं में, मैं आपके रिजल्ट को देखा, अच्छा ये कौन है, ठीक है राज जी है, मतलब हाँ 99%। आप होशियार हो सकते हो, लेकिन एकदम एग्जैक्टली जज नहीं करेगा 99% वाला। बोले सर पीजीडीसीए में मेरा 80% आया, अरे वाह अच्छा बढ़िया। बोले देख रहे हैं ऊपर कौन सा यूनिवर्सिटी है, सीवी रमन। मैं फिर अपना निकाल के दिखाया ले 90%। बोला भैया वो जरूरी नहीं, सटीक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि एकदम होशियार है। ठीक समझ आ रही बात? तो सटीक जैसा ये पॉइंट हम हटाएंगे। करता है बुद्धि की भविष्यवाणी करता है, बुद्धि मापने का ही तकनीक है, लेकिन एकदम सटीक बोल दे तो गलत। इसकी आलोचना की गई है क्योंकि परीक्षणों में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। इस पर बाद में बात करेंगे। मैं बाकी ऑप्शन को भी जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, चर्चा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पूरे टॉपिक का समझ हो, क्या आंसर नहीं हो सकता ये भी समझो, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ना ऐसी चाहिए वाला टप जाए एज इट इज। विद्यार्थियों को उनकी शिक्षण योग्यता के लिए स्पष्ट वर्गों और श्रेणियों में भेद करने में सहायक है। नहीं, हेल्प द टीचर इन प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सक्सेस। जी ये भी हो सकता है, लेकिन मैं बताऊं 4 ऑप्शन में जरूरी नहीं कि आपको सही ऑप्शन चुनना है, आपको बेहतर ऑप्शन चुनना है, बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना है। अब देखो आईक्यू टेस्ट के बारे में मैं बताता हूं, इससे पहले मैंने इस पर बात नहीं की है। इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी होता है। क्यों? इसकी आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षणों में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। ये एक नया पॉइंट है जो मैं थ्योरी में भी डिस्कस नहीं किया हूं, और 1000 MCQs करते करते आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, क्यों? क्योंकि सारे पहलुओं पर हम चर्चा कर चुके रहेंगे, तो वो 14 मार्क्स में कोई एक क्वेश्चन छूट जाए इसकी गुंजाइश ही नहीं बचती, कोई संभावना नहीं रहेगी। अब क्यों सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है? सोच के देखो पहले हम लोग जब इंटरनल आते थे, हमारे एग्जाम कंडक्ट कराते थे स्कूल कॉलेज में, आप भी फेस किए होगे, तो मेरा रोल नंबर सबसे लास्ट में आता था, वाई से स्टार्ट होता योगेंद्र। तो मेरे पहले जितने भी लोग थे ना, सबसे मैं पूछ लेता था भैया क्या सवाल पूछे,
कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जिसके जुबान में जो सवाल चढ़ा हुआ है ना वही बार बार को पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा वो। तो भैया जो सबसे पहला रोल नंबर जिसका था ना ए से स्टार्ट होने वाले, उन लोग तो माथा पटक लेते थे क्योंकि पहली बार पूछते थे, अगर अच्छा याद है तो ठीक, नहीं तो देख रहे हैं इधर उधर ताक रहे हैं, उनको कम मार्क्स मिलता था। मेरे को लेकिन इंटरनल में ज़्यादा मार्क्स मिल जाता था। कारण क्या? क्योंकि पहले से मेरे को मालूम है सवाल क्या है, तो तैयार कर लेते थे जवाब। तो ये सब सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। एक सुंदर उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे अभी आप बताना कितने लोग स्नोमैन के बारे में जानते हो? मैं पूछ रहा हूँ स्नोमैन क्या होता है और कैसे बनाया जाता है स्नोमैन, बताओ चलो। नहीं मालूम होगा। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि आप बर्फीले इलाके में रहते हो नहीं ना। इधर कोई कश्मीर का लड़का जुड़ा है नहीं, इतना फटे गर्मी लग रहे थे, एसी सब चालू है, पसीना निकाल रहा है। स्नोमैन क्या है? तो भैया स्नोमैन के बारे में जो नहीं बता पाएगा उसका IQ कम आ जाएगा, और जो बता दिया होशियार हो गया। ऐसा नहीं है। तो स्नोमैन के बारे में कौन बता पाएगा? जो बर्फीले एक इलाके में रहता है, जो बनते हुए देखा है। हम आप क्या जानेंगे स्नोमैन के बारे में? इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है IQ के बारे में। ठीक है, समझ रही बात? हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? अब इसके बारे में बात कर लिया हूं, आप जवाब देंगे गार्डनर। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस? यहां पे देखो एक इंडिविजुअल डिफरेंस की बात आ गई। मैंने बोला सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे इसमें ना। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो कंपलसरी बताना है। ये नहीं कि सिर्फ लाभ ले लिए, देख रहे अच्छा लग रहा है लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं दिए। दूसरे के मेहनत का सम्मान करना है, ठीक? तो आप जरूर बताएंगे और उस हिसाब से तेजी लाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी समय ज़्यादा है नहीं और एग्ज़ाम मेरे को नहीं निकालना, एग्ज़ाम आप लोगों को निकालना है। तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? तो आपकी प्रतिक्रिया के हिसाब से हम इसको क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता। ये कंसेप्ट सीधा ये बोलता है कि एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, एक बच्चा दूसरे से अलग होता है। हर बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 90% लेके आए, कुछ 60% वाला भी बच्चा होगा, कोई फेल होने वाला भी बच्चा होगा। तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, इस बात को ध्यान रखना। इंडिविजुअल डिफरेंस का यही मतलब होता है। तो जब भी इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो कभी भी समानता वाला आंसर तो होगा ही नहीं, समानता वाला आंसर होगा नहीं। कल वाले क्वेश्चन में इसको देखे भी थे ना। शिक्षार्थी के मानसिक विकास में भिन्नता, शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में अंतर, विविधता शिक्षार्थी का शारीरिक विकास है। तो सारे में देखो अंतर अंतर मिल गया, अंतर अंतर विविधता। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। सामाजिक रूप से अलग है, मानसिक रूप से बच्चा अलग है, शारीरिक रूप से बच्चा अलग होता है। कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई हष्ट पुष्ट है, कोई एकदम कुपोषण का शिकार है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई मूर्ख है, कोई आर्थिक स्थिति अच्छा है, कोई नहीं है। तो ये ऑल ऑफ द अबव सब आंसर हो जाएगा। Which of the following is an effective strategy to cater to cultural and linguistic differences in the class? कक्षा में सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नता का वितरण करने के लिए कौन सी एक प्रभावकारी रणनीति है? सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नता का वितरण करने के लिए, यानी कि कह रहा है कि उसको एब्जॉर्ब करना है। तो मानकीकृत और कठोर पाठ्यक्रम का पालन करना। अब फिर यहाँ पे मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ, जरूरी हर क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है, लेकिन याद रखना कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाले स्टेटमेंट कभी आंसर नहीं होते। कि बच्चों को कठोर अनुशासन में रखना है, बच्चे को मार देना है, पीट देना है, कठोर सिलेबस होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड करिकुलम होना चाहिए, नहीं, ये सब कभी आंसर नहीं होते। तो मानकीकृत और कठोर पाठ्यक्रम का पालन करना ये आंसर में नहीं होगा। देख के गलत मार देना। सीधे निर्देश का तरीका अपनाना है, अडॉप्ट द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ये करना है मतलब करना है, भले जरूरी होगा रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन किताबी दुनिया में ये आंसर नहीं ले आते। कक्षा में प्रतिस्पर्धा भावना को बढ़ावा देना, कंपीट नहीं करना है। यह पहचानना कि भिन्नताएं दोष नहीं है, पॉजिटिव ऑप्शंस आंसर होते हैं। यह पहचानना कि भिन्नताएं दोष नहीं है, यही आंसर है हमारा, है ना। यह पहचानना कि भिन्नताएं दोष नहीं है, सभी काम के लोग हैं, सभी जरूरत हैं। अरे हर कोई बोलेगा कि मैं, हर कोई सिर्फ ये बोलेगा कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा, तो डॉक्टर कौन बनेगा, कलेक्टर कौन बनेगा, टीचर कौन बनेगा? तो व्यक्तिगत भिन्नता होनी चाहिए, समाज में विविधता भी होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन हर क्लासरूम अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? 3 ऑप्शन है, अंग्रेजी वाले देख लो, फिर हम हिंदी में चलते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा के सभी अधिगमकर्ता मतलब लर्नर जो सीख रहे हैं, कि आर्थिक पृष्ठभूमि और जाति की ओर इशारा करना। अरे कोई बोलेगा तुम ये जाति को, ये जाति के हो, गलत। कोई भी नेगेटिव ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, बात को ध्यान रखना। इसको काट ही दो भाई, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अधिगमकर्ताओं को अपने अनुभव साझा करने के मौका देना चाहिए, महत्व देना ही चाहिए। पॉजिटिव ऑप्शन है ना, ये आंसर हो सकता है और यही आंसर होगा, ये सही है।
तीसरा ऑप्शन देखते हैं, जानबूझकर विविध संस्कृति परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में बहिष्कार करना, बोला ना नेगेटिव ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, बिना पढ़े आप आंसर मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक, तो ये सेकंड आंसर होगा। अब एक गलती ये मत करना, सेकंड ऑप्शन है लेकिन आप बी नहीं मारेंगे, बी तो है ही नहीं, ये सेकंड वाला किस में है, ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट ट्रू फॉर द नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, सामान्य, सामान्य वाला तो है ही नहीं, समानता वाला आंसर होगा नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस आ गया ना, मतलब समानता वाले आंसर नहीं होंगे। कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? प्रोबेबिलिटी, ये आई थिंक प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। देखो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये कि सभी बच्चे एक दूसरे से क्या हैं, अलग हैं, सभी बच्चे एक दूसरे से क्या हैं, अलग हैं, एक दूसरे से कोई समानता नहीं है। वो चाहे शारीरिक रूप से हो सकता है, वो चाहे सामाजिक रूप से हो सकता है, सांस्कृतिक रूप से हो सकता है, भाषाई रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाली बात तो छोड़ दो। अधिगम समानता, समानता नहीं हो सकती, मैंने बोला ना समानता वाले पॉइंट को तो आपको काट ही देना है। संभावना मतलब संभावना अलग अलग वैरायटी को दर्शा रहा है, इसलिए आंसर हो सकता है। वेरिएबिलिटी समानता नहीं है, वैरायटीज होंगे। ठीक, इंटर रिलेशंस ऑफ ट्रेडशील गुणों का अंतर संबंध, ठीक है। एक चीज मुझे नहीं दिख रही है, अधिगम समानता, सारे बच्चे टॉपर रहेंगे क्या, सारे बच्चे बैक बेंचर्स रहेंगे क्या, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लर्निंग सिमिलरिटी, मतलब कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा। इंडिविजुअल डिफरेंस इन द प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर शुड बी डैश बाय द टीचर, उसको सम्मान करना चाहिए। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। पहचान मतलब उसको पहचानना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सारे इग्नोर करना, अवॉइड करना, डिसमिस करना, ये नेगेटिव ऑप्शन है। पॉजिटिव क्या है, रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों रेस्पेक्ट करना चाहिए, अरे किसी बच्चे को, उसने बोला ना अलग अलग लर्निंग स्टाइल है किसी बच्चे का, एक बच्चे को सुन के याद होता है, एक बच्चे को देख के याद होता है, एक बच्चे को लिख के याद होता है। अरे जैसे याद करना है, प्रायोरिटी है, याद होना चाहिए, कैसे याद हो रहा है वो सब नहीं। तो सभी के लर्निंग कैपेबिलिटीज का सम्मान करना चाहिए टीचर को। धार्मिक अल्पसंख्यकों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थी को शामिल करने के लिए एक शिक्षकों को क्या करना चाहिए। अब ये बताओ, मान के चलो मेरे क्लास में हिंदू मुस्लिम सब बैठे हुए हैं, मैं हिंदू की बुराई करने लग जाऊं, हिंदू लोग मुझसे कनेक्ट होंगे क्या, नहीं। मैं मुसलमानों की बुराई करने लग जाऊं, मुसलमान कनेक्ट होंगे क्या, नहीं। ईसाइयों की बुराई करने लग जाऊं, नहीं। यही कंसेप्ट अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म लेके आया है। बोले मेरे को भारत में लंबे समय तक राज करना है। ये जो हिंदू विरोधी नीति अपना रहे हैं, मेरे दादाजी बाबर आए, हुमायूं आए, सब हिंदू विरोधी नीति अपना रहे थे। अकबर को अकबर महान क्यों बोला गया, क्योंकि धार्मिक सहिष्णु थे, भले नहीं रहे होंगे लेकिन प्रजा में ऐसे मैसेज दिए कि मैं धार्मिक सहिष्णु हूं। जजिया कर हटा दिया, जजिया कर नहीं, जजिया कर जो ब्राह्मणों में था उस पर विचार के जजिया कर हटाए। तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, पिलग्रिमेज टैक्स, जो हिंदू यात्री तीर्थ मर जा रहे हैं उन पर टैक्स हटा दिया। दीन इलाही धर्म लेके आए, बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके धर्म का कुछ कुछ कॉमन पॉइंट लेके उसमें डाल दिए। तो वैसे ही एक टीचर को क्या करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना और सभी धर्म से कुछ कुछ अच्छे उदाहरण दे दें। भगत सिंह के बारे में बताए तो किसी दूसरे स्वतंत्र सेनानी के बारे में बताएं, खान अब्दुल गफ्फर खां के बारे में बताएं, बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताएं। ठीक, सभी धर्मों में समानता के बजाय अंतर पर अधिक बल देना चाहिए। अंतर पर देंगे नहीं भैया, समानता के पर बल देना चाहिए। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें, सद्भाव के उदाहरण, हाँ बिल्कुल ये कर सकते हैं। विशेष धर्म में विश्वासों प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना, पूर्वाग्रह मतलब एक पहले से बिलीफ बना के बैठ रहते ना, वो होता है, ये भी नहीं होगा। स्ट्रेंथन द स्टेरियोटाइप्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर रीजन, नहीं, रूढ़ियों को मजबूत करना नहीं भैया, यह विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, जैसे जब आप देखोगे शिवाजी के सेनापति, कितने लोग मुस्लिम शामिल थे जब वो औरंगजेब से लड़ते थे, औरंगजेब के सेनापतियों में हिंदू शामिल थे। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी इतना फेमस युद्ध है 1576 का। हल्दी घाटी में लोगों को लगता है हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, नहीं, कभी भी धर्म की लड़ाई नहीं होती है, सत्ता की लड़ाई होती है। तो लोग बढ़ गए, हिंदू हैं तो मैं इसको वोट दूंगा, मुस्लिम हो तो इसको वोट दूंगा। अरे वो धर्म की राजनीति नहीं है, सत्ता की राजनीति है। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन, मुस्लिम, हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम था। और अकबर का सेनापति कौन, मानसिंह।
तो ये हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई थोड़ी ना था, ये तो सत्ता के बीच संघर्ष था, सत्ता को लेकर लड़ाई थी। ठीक है, तो ऐसे उनको उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे ताकि सभी धर्म के लोग कनेक्ट हो पाए। नेहा और स्वाति दो दोस्त, अच्छी बात। नेहा दूसरों की मदद करना पसंद करती है, ईमानदारी का समर्थन करती है और बहुत मजबूत राय रखती है, जबकि स्वाति अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है और आत्ममुग्ध है। ठीक है, तो और दूसरों की मदद करना पसंद नहीं करती। उनके बीच क्या अंतर है? एप्टीट्यूड का योग्यता से कोई संबंध है? वैल्यूज पर बात करेंगे, इंटरेस्ट रुचि में अंतर, एटीट्यूड दृष्टिकोण में अंतर, ये नजरिया अभी कोई नहीं है। यहाँ देखो इंटरेस्ट और वैल्यूज दो ऑप्शन है, लेकिन मैंने बोला कि आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, इस बात को ध्यान रख लेना, बेस्ट ऑप्शन चुनना है। लोगों को लगता है ना कि मैं तो यार 100 मार्क्स था, मैं 80 मार्क के आया हूं, जब चेक करते हैं आंसर तो कम हो जाता है ऑटोमेटिक। क्यों कम होता है? उनको लगता है हम सही है, सही नहीं भैया, बेस्ट चुनना है। रुचि बिल्कुल हो सकती है, मेरे को अच्छा ही नहीं करता, दूसरे की मदद करना काहे करूं मैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि नहीं, मुझे हाँ दूसरे को मदद करना अच्छा लगता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है, वैल्यूज, डिफरेंस इन वैल्यूज, मूल्यों में अंतर, संस्कारों में अंतर। ठीक, तो बी ऑप्शन बेस्ट होगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस मतलब लड़का लड़की वाला ही जेंडर है, दो ही जेंडर मान के चल रहे हैं, मेल और फीमेल। तो जेंडर डिफरेंस से रिलेटेड देखो, हमारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, जेंडर बायसनेस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 5 टॉपिक में जरूरी नहीं कि वो 5 टॉपिक से ही पूछे जाएं, कुछ इधर उधर के सवाल पूछ सकते हैं, उसको मैं डाल दिया हूँ, बड़ी चालाकी से उनके क्वेश्चंस में डाल दिया हूँ। जैसे ये अलग टॉपिक है जेंडर डिफरेंस, लेकिन एमसीक्यू के फॉर्म में उसको पढ़ा जरूर रहा हूँ ताकि उधर से भी क्वेश्चन कभी बन जाए ना तो आपसे समझ आ जाए। जेंडर बायसनेस क्या है? लड़का और लड़की के बीच अंतर करना किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। ठीक, लैंगिक भिन्नता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक व्यक्तिगत अभ्यास है और इसका संबंध शांति और उद्देश्य की भावना से है। यह एक विशिष्ट जातीयता के सदस्य के लिए अद्वितीय माने जाने वाली विभिन्न मान्यताएं और व्यवहार हैं। ठीक है, और यह उन स्थितियों को संदर्भित करती है जहां लोगों के साथ समानता में सामाजिक, आर्थिक और नस्ली आधार पर भेदभाव किया जाता है। ठीक, यदि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक अंतर है। अभी मैं क्या बताया, जेंडर डिफरेंस मतलब लड़का और लड़की के बीच अंतर करना। ठीक, तो यह पुरुषों और महिलाओं के बीच मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक अंतर है। जेंडर में 2 ही हैं, मेल और फीमेल, इसका आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन में आप लोग फंसोगे। एक बार मैं सभी की बुद्धि चेक करना चाह रहा हूं, मैं भी आईक्यू चेक करना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं आपको बनाने दूंगा, लेकिन इसका क्लू मैं दे देता हूं आपको, क्लू आपको दे देता हूं। बायोलॉजिकल मतलब समझते हो, खून का रिश्ता, समझ है ना। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने वाला जैविक कारक नहीं है? जैविक कारक नहीं है, कौन सा है? अनुवांशिकता देखना, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध और शारीरिक स्वास्थ्य। ये 4 ऑप्शन में देखो बायोलॉजिकल वाला पॉइंट कौन सा नहीं है। मुझको मालूम है 2 ऑप्शन में बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, हर बच्चा बताएगा जितने लोग देखेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन अगले क्लास में मैं इसका जवाब दूंगा, और नहीं जवाब दोगे तो मैं अगले क्लास में मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपको पार्टिसिपेट करना है, ये केवल मेरा मेहनत नहीं है, मुझे एग्जाम नहीं निकालना, एग्जाम आपको निकालना है। तो ये दोनों के प्रयासों से होगा, मेरे भी और आपके भी। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ोगे नहीं, क्या मतलब। ठीक है, राजन बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैटेगरी, द टीचर ऑलवेज इंसल्ट हिम इन फ्रंट ऑफ क्लास विदाउट एनी रीजन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। राजन भैया एक अल्पसंख्यक वर्ग का है। ठीक है, शिक्षक बिना किसी कारण को उसको सबके सामने डांट देते हैं। ये किसका भेदभाव है भैया? सामुदायिक भिन्नता है, कम्युनिटी के हिसाब से। ठीक, सामुदायिक भिन्नता, कम्युनिटी डिफरेंस है, जेंडर नहीं। जेंडर तो लड़का लड़की होता तब होता। कल्चरल संस्कृति अलग अलग क्षेत्र से होते, अलग अलग संस्कृति वाले होते तो होता है कि नहीं। जेंडर बाय जेंडर ये तो मेल फीमेल तो होता है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, सामुदायिक भिन्नता। क्लियर? तो ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे जरूर बताएंगे। इसके अलावा कुछ सुझाव हो तो आप बता देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये 1000 MCQ में ये नहीं चाह के हम दूसरे सब्जेक्ट्स का चाह रहे, क्योंकि मेरे पास सीमित समय है, मैं कम समय दे सकता हूँ, क्योंकि लाइव क्लास भी चल रही है हॉस्टल वार्डन की, अभी 2-3 दिन से बाधित है, इंटरनेट कनेक्शन फेल होने के कारण यहाँ का तारीख कट गया है, तो उसको सेटअप करने में टाइम लगेगा। हो सकता है कल हमारी क्लास कंटिन्यू हो जाए लाइव वाली, तो आप बताएंगे और कोई रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि लिमिटेड टाइम मेरे पास, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे यूट्यूब पर आपको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ठीक, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अलग से पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हॉस्टल वार्डन का कोर्स खरीद सकते हो। अभी 1 महीने 20-25 दिन बचे हैं, 20-25 दिन में अपने काम से रिलेटेड चीज़ें आप देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है,
अगर आपको लगता है कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते तो ये टाइम मैनेजमेंट का कोर्स देख सकते हो कि ये केवल 199 रुपये में उपलब्ध है। ठीक, ये हमारा नंबर है 8770123687। कई बच्चे बोलते हैं सर हमको लाइव क्लास कोई अपडेट मिलता नहीं है। देखो, या तो आप एप्लीकेशन में होगे तो आपको कुछ अपडेट मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में अपडेट मिल जाएगा, और अगर जो नहीं जुड़े हैं ना मुझसे 8770123687, इसमें बस ना अपना नाम पता लिख देना, व्हाट्सएप कर देना, नाम और जिला डिस्ट्रिक्ट, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। उसके बाद जो भी जानकारी देनी होती है ना व्हाट्सएप पे हम स्टेटस में डाल देते हैं, क्योंकि पर्सनली बच्चों को मैसेज भेज पाना संभव नहीं। व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया, आप जैसे ही भेजेंगे आपका नंबर मैं सेव कर लूँगा, नंबर सेव कर लूँगा आपका, व्हाट्सएप कर देना, और आप मेरा स्टेटस देखेंगे, मैं आपका स्टेटस देखूंगा, आपके जीवन में भी क्या चल रहा है मालूम चलेगा। ठीक, कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि वो उदासी वाले स्टेटस डाल रहे हो। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में 19वें क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।